Assalamualaikum, this is Maria Arshad and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. Back again with 18th part of our playlist for UHS and MTCAT Chemistry MCQs preparation practice. So let's get started. Question number 1 is, which of the following factors does not affect SN1 mechanism reaction? So as we know कि SN1 जो होता है वो टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जस्ट लीविंग ग्रुप जो होता है वो लीव कर जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोकेटाइन की, एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. So as we know, this is slow step and this is the rate determining step, and as it is clear from this that in the first step only alkyl halide is being used. इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हो रहा है, यानी कि जो हमारा SN1 है वो जस्ट डिपेंड करता है Rx पे. अगर हम SN1 का रेट चेक करें तो इट जस्ट विल बी K एंड Rx. रेट जो होगा वो जस्ट Rx पर डिपेंड करेगा. सो अगर हम यहाँ पे देखें उसने कौन कौन से ऑप्शन दिए. सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्ट नहीं कर रहा, जबकि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बोकेटाइन के ऊपर आके अटैक करता है और एज अ रिजल्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाता है. बट इन द फर्स्ट स्टेप दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द strength of the attacking nucleophile because it is not involved in the rate determining step. तो हमारा राइट आंसर क्या है, जिस पर अफेक्ट नहीं करेगा वो क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. SN1 न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे या उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन दिस बिलो रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज. सो जैसे कि यहाँ पर हमें एक SN2 रिएक्शन दिखाया गया है कि एक स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी किया है और ब्रोमीन जो है वो लीव भी कर रहा है. इट इज SN2 मैकेनिज्म. SN2 ये मैकेनिज्म दिखाया गया और SN2 मैकेनिज्म में हमेशा ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉर्म होती है. मींस यहाँ पे जैसे कि हमें क्लियर हो रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है वो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का बना है एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट. सो इसमें हम कह सकते हैं SN2 में हमेशा ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो बनता है. ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी कौन सी, 100% ऑपोजिट. सो अगर यहाँ पर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए इज 100% सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये वाला तो ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि 100% इन्वर्टेड है. ऑप्शन नंबर बी इज 100% ऑपोजिट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यस दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है इट इज 100% ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट. सो माय राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है फॉर SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड. सो अगर हम यहाँ पे देख लें तो इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म, तो यस SN2 जो होता है इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म. बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यस SN2 इज ए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, तो यस एज इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है बोथ अल्काइल हैलाइड पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी. और रिएक्शन अकर्स विद ए वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज क्योंकि एज वी नो क्योंकि यहाँ पर वीक नहीं आएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि जो SN2 मैकेनिज्म होता है इट प्रोसीड्स विद ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का वर्ड आना चाहिए. SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोसीड करता है. अगर हम SN2 का रिएक्शन देख रहे हैं बेसिकली ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जैसे मैं अपनी कई वीडियोस में इसको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसमें एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप जो है वो लीव भी करता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैक भी करता है. लेट्स सपोज दिस इज अवर रिएक्शन, तो एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा और यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर इस पर अटैक करेगा सिंगल स्टेप में, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी.
और जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% ऑपोजिट कन्फिगरेशन का बनता है, यानी कि 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। और इसमें एज सिंगल स्टेप है, और यही जो स्टेप है ये हमारा स्लो स्टेप है, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और दोनों एक ही स्टेप में अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व हैं। सो रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है और अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है। लेकिन SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। SN2 जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1-chlorobutane on reacting with alcoholic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज जो है ना, अल्कोहलिक और एक्वस, ये बहुत गौर से देखनी होती है। अगर हम 1-chlorobutane को रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? तो जैसे कि मैं पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो एलिमिनेशन होती है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। एलिमिनेशन और फॉर्मेशन किस चीज की होती है? अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। और अगर एक्वस हो तो उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो होती है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर उसने हमें क्या बोला है कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर अल्कोहलिक है इट मींस कि एलिमिनेशन होगी। और 1-chlorobutane की अगर एलिमिनेशन होगी तो बनेगा अल्कीन। और अल्कीन अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है इसमें जस्ट जो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज अल्कीन, दैट इज butene। सो दिस इज अवर राइट आंसर। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द हिंट जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर यहाँ पर एक्वस हो तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following statement is incorrect about haloalkanes? The general formula of haloalkanes is CnH2n+1x। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज के एग्जांपल ले लेते हैं कि C, अगर यहाँ पे मैं N की जगह 1 ही लगा दूं, C और H फिर क्या हो जाएगा 2N यानी कि 1 और +1 अगर हम करें तो यहाँ पर लगा देते हैं हम X, कोई भी हेलोजन हम लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिथाइल क्लोराइड तो सही बन गया। इट मीन्स कि ये तो राइट है। जनरल जो फॉर्मूला होता है हैलोअल्केन्स का वो यही है। देयर डेरिवेटिव्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, तो ये भी बात क्लियर है कि उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इजीली प्रिपेयर हो जाती हैं। दे हैव हाई रिएक्टिविटी, तो यस अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज विद देयर इंक्रीजिंग molecular mass। तो ये बात जो है दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डू नॉट डिक्रीज, इंस्टेड दे इंक्रीज। यहाँ पर इंक्रीज का ऑप्शन आना चाहिए, मीन्स इंक्रीज होना चाहिए था, बट दे सेड दैट बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। यानी कि अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की तो RI का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू RBr, एंड देन RCl मीन्स मॉलिक्यूलर मास के साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। RCl एंड देन RF इज ग्रेटर देन RF। RI का जो अल्काइल आइडाइड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ I, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, फिर RBr का, देन RCl एंड देन RF। सो देयर बॉइलिंग पॉइंट नॉट डिक्रीज, इंस्टेड their boiling point increases with the increase in the molecular mass. This is our right answer. Question number 6 is consider the following structural formula of alkyl halide. अब यहाँ पर हमें एक alkyl halide दिया गया है। The correct name of the above structure according to IUPAC is, तो यहाँ से हम इसकी अगर नंबरिंग कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2, हमने ब्रोमीन को स्मॉलेस्ट नंबर देना है, 1 2 3 4 एंड देन 5। दिस इज बेसिकली पेंटेन। और ब्रोमीन किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 ब्रोमो
यहाँ से हम लोगों ने देख लिया 2 ब्रोमो, तो जितने भी ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद है 2 ब्रोमो के बाद 3 पे और 4 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है उसका नेम क्या है जी, इस अल्काइल हैलाइड का नेम क्या है, 2 ब्रोमो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज SN2 mechanism is a dash stage process involving a simultaneous bond breakage and bond formation। तो ये तो बहुत ही easy MCQs है। SN2 mechanism is a single stage, or we can say that one stage process only. So option number A is our right answer. Question number 8 is, which of the following is the correct order of stability of carboanion ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये वाला भी MCQs आई गेस कि मैं काफी वीडियोस में इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और इसमें जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी देखी जाए ना, तो प्राइमरी कार्बोएनाइंस जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल। प्राइमरी carboanions are more stable than secondary carboanion, and secondary carboanions are more stable than tertiary carboanions। लेकिन ये किसके लिए है, एनाइंस के लिए। और कैटाइन जो होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है इट इज इनवर्स, ये एनाइंस के लिए होता है। और कैटाइन्स की अगर हम बात करें तो कैटाइन में टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन। दिस इज द केस फॉर कैटाइन्स। कैटाइन्स और एनाइंस का जो केस होता है वो इनवर्स होता है। सो यहाँ पर उसने हमें किस चीज की स्टेबिलिटी पूछी है, कार्बोएनाइन की। सो एनाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली मिथाइल कार्बोएनाइन आएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए क्योंकि उसमें मिथाइल कार्बोएनाइन पहले नहीं आ रहा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है, मिथाइल के बाद उसने हमें सेकेंडरी कार्बोनाइन दिखाया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए। Methyl carbonine is more stable than primary carbonine and is more stable than secondary carbonine, and then after that there is tertiary carbonine. So this is our right answer, option number A. Question number 9 is, a haloalkane may be converted to alcohol by, so it is very simple. Let's suppose this is our haloalkane और हमने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। We just need substitution। OH जो है वो इस X को सब्सटीट्यूट कर देगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्कोहल जस्ट सब्सटीट्यूशन है। हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सब्सटीट्यूशन। Question number 10 is, in tertiary alkyl halides, the halogen atom is attached to carbon, which is further attached with how many hydrogen atoms? Please read it carefully. This is hydrogen atom, not carbon atoms. So in tertiary alkyl halides, as we know, the halogen is attached with the carbon that is further attached with 3 more carbon atoms. And if we look out at its hydrogen atoms, so that carbon do not have any hydrogen. कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, और इसकी वैलेंसी जो है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाती है। सो जो ये वाला कार्बन होता है जिसके साथ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, जो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, इट इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि 3 फर्दर कार्बन के साथ अटैच होता है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो हाइड्रोजन एटम। एमकेट में इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लेते हैं। सो केयरफुली एक क्वेश्चन को रीड करना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। सो दीज आर ऑल डेज एमसीक्यूज। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह in next video I'll be back again with some more MCQs. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.